होता है। फसल जो होता है, होता है खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है, जायद फसल होता है। 3 प्रकार का फसल होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है खरीफ फसल, दूसरा और तीसरा जायद फसल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खरीफ फसल किसको कहते हैं। देखिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि, ये सब क्या कहलाएगा? खरीफ फसल। यानी अब अगर ध्यान से देखा जाए, जो वर्षा के समय में होता है, जो वर्षा ऋतु के समय में, उसी को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। तो ध्यान रखेंगे, जो वर्षा के समय में जो होता है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ। देखिए, धान भी जब वर्षा का सीजन रहता है उस समय लगाता है, मकई भी उसी समय लगता है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग, उड़द हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होता है? वर्षा के समय में लगता है। इसका समय क्या रहता है? अवधि क्या रहता है? ध्यान दीजिएगा, वर्षा ऋतु मतलब जुलाई अगस्त में प्रारंभ में बोई जाती है। मतलब जुलाई अगस्त में हम लोग क्या करते हैं? इसको बोते हैं। जो खरीफ फसल है इसको कब बोते हैं हम लोग? जुलाई अगस्त बोते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसको लगाते हैं, जुलाई अगस्त में लगाते हैं, वर्षा ऋतु में लगाते हैं। और सर्दी के प्रारंभ में मतलब नवंबर में काट ली जाती है। और सर्दी जब स्टार्ट होता है तो नवंबर के महीने में लगभग काटना शुरू कर दिया जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं मक्का इससे पहले ही काट लिया गया। मतलब जिस प्रकार से खेती होते जाता है उस हिसाब से इसको काटना शुरू कर दिया जाता है। धान की बात है, अभी धान कटना शुरू हो चुका है कि नहीं? देखिए क्या बढ़िया है, हम लोग पढ़ रहे हैं खरीफ फसल और सीजन भी चल रहा है खरीफ फसल का। चल रहा है नहीं चल रहा है? बात सही है, समझ में आ रहा है ना। खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे किसको? जो वर्षा ऋतु में हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। हाँ, मतलब कि जुलाई अगस्त में हम लोग शुरुआत करते हैं और नवंबर में लगभग क्या करते हैं? इसको काट लेते हैं। जो वर्षा ऋतु के समय में जितना भी सारा खेती हम लोग करते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? खरीफ फसल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खरीफ फसल कहलाएगा। दूसरा नंबर में है, एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत सारे देख लिए है ना। दूसरा नंबर में क्या है? रबी फसल। दूसरा नंबर में क्या है? रबी फसल। चलिए देखते हैं रबी फसल किसको कहते हैं। चलिए, रबी फसल में क्या है? देखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई, सरसों, आलू, ये सब जो हमको लगता है जो ठंड में हम लोग लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ठंड में, शीत ऋतु में लगाते हैं। देखिए, इसको खत्म होता है, जैसे ही खरीफ फसल खत्म होता है वैसे ही रबी फसल शुरू होता है। बात समझ आ रहा है ना। जैसे ही ये खरीफ फसल क्या होता है? खत्म होता है, वैसे ही क्या शुरू होता है? रबी फसल शुरू होता है। देखिए, ये जाड़े के आरंभ में, जाड़े का आरंभ मतलब ठंडा शीत ऋतु में, अभी नवंबर में क्या जाता है? में बोई जाती है तथा गर्मी के आरंभ में मतलब अप्रैल तक काट ली जाती है। मतलब जाड़ा जैसे स्टार्ट होता है तो अक्टूबर नवंबर में हम लोग क्या करता है? स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठंडा स्टार्ट होता है नहीं, तो अक्टूबर नवंबर में इसको लगा दिया जाता है। किसको? रबी फसल को। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में लगा दिया जाता है। ठीक है, और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल तक क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। अन्य कि हम लोग सीधा सीधे जानेंगे कि ये खरीफ फसल जैसे ही इसका दहिंड होता है, जैसे ये समाप्त होता है, वैसे रबी फसल का क्या होता है? शुरुआत होता है। होता ही नहीं होता है? इसमें एग्जांपल देख लीजिए कि गेहूं, ये धान जैसे कट जाएगा उसके बाद देखिएगा खेत में गेहूं लग जाएगा। धान कटता है उसके बाद क्या होता है? गेहूं लगना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ होता है, जैसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल खत्म होता है वैसे ही रबी फसल लगना शुरू हो जाता है। वही होता है, कोई दिक्कत याद रहेगा? हाँ, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल, और वर्षा ऋतु में खरीफ फसल जैसे खत्म होता है वैसे रबी फसल आता है। वैसे कौन आता है? रबी फसल। याद रखने का तरीका याद कर लीजिएगा। और एक होता है जायद फसल। ये क्या होता है? जायद फसल। इसमें सब्जियां, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, खीरा रहता नहीं रहता है, यही सब लगाया जाता है। और ये जो होता है वर्षा ऋतु में हो गया, और ये ठंड में शीत ऋतु में हो गया, और ये ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के दिन में हो जाता है। होता नहीं होता है? ये गर्मी में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? गर्मी के समय में। तो अप्रैल में बोई जाती है तथा वर्षा के आरंभ जुलाई में काट लिया जाता है। और इसको गर्मी में बोया जाता है। रोया बोल रहे हैं हम। गर्मी में क्या किया जाता है? बोया जाता है। मतलब जो गर्मी के दिनों में होता है, जैसे खीरा होता है ना, खरबूजा होता है, तरबूज होता है। होता नहीं होता है? जो गर्मी के दिन में हम लोग ज़्यादा प्रयोग हम लोग जो करते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। और झारखंड में इसको हम लोग जेठुआ खेती के नाम से जानते हैं। कौन सा खेती? जेठुआ खेती। नहीं जानते जेठुआ खेती? हाँ, नहीं समझ में आया जेठुआ खेती? तो इसी को जायद खेती कहते हैं, जो गर्मी के दिन में लगाया जाता है ना जी। कोई दिक्कत है? चलिए, तो फसल में अगर क्वेश्चन आ जाए फसल में, तो इसमें आप लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे, सारा आंसर सटीक बताएंगे।
बता दीजिएगा ना। खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं, फसल के कितने प्रकार हैं, कब काटना है, कब बोना है, एग्जाम्पल पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए इसी आधार पर देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही आ जाता है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं और उसको भेज देते हैं किनारे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भारत, क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या बोला है, भारत की 4 खरीफ फसल और 4 रबी फसलों के नाम बताइए। देखिए 4 खरीफ का और 4 रबी का क्या करना है, नाम बताना है। तो आप लोग तो पता है रबी फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, जो ठंड के दिन में लगाते हैं हम लोग, जाड़े के दिन में जिसको लगाते हैं, यही सब ना है। इसको क्या कह देंगे हम लोग, रबी फसल कह देंगे। और खरीफ फसल किसको कहेंगे, चावल, मतलब कि धान यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चावल लिखा हो, यहाँ पे हम लोग धान लिखेंगे, धान की खेती होती है, चावल की खेती नहीं होती है। चावल हम लोग लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सब क्या होता है, खरीफ फसल होता है। खरीफ फसल मतलब हाँ जो वर्षा ऋतु में होता है, खरीफ मतलब जो वर्षा ऋतु में होता है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रोपण कृषि की 2 विशेषता बताइए। अब एक रोपण कृषि होता है, कौन सा कृषि होता है, रोपण कृषि। रोपण कृषि के क्या विशेषता है, तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपण कृषि किसे कहते हैं, व्यापक क्षेत्र में की जाती है। हाँ, जिसको व्यापक क्षेत्र में, व्यापक मतलब कि लंबे चौड़े एरिया में लगाया जाता है एक साथ। जैसे धान की खेती होता है ना, तो हम लोग देखिएगा यहाँ पे खेत है तो इसके बगल में खेत है, इसके इधर खेत है, जहाँ जहाँ खेत है वहाँ पे क्या किया था, धान लग रहा है तो पूरा धान ही धान लग रहा है, होता नहीं होता है। गेहूं लग रहा है तो पूरा गेहूं ही गेहूं लग रहा है, चाय लग रहा है तो सिर्फ चाय ही चाय लग रहा है, गन्ना लग रहा है तो सिर्फ गन्ना ही लग रहा है। तो जहाँ पे लंबे चौड़े एरिया में अधिक मात्रा में जहाँ फसल लगाया जाता है ना, तो उसी को कहते हैं रोपण कृषि। क्या कहते हैं, रोपण कृषि। एग्जाम में भी पूछा जाता है रोपण कृषि किसे कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे सीधा सीधे सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा कि जब कोई फसल को लंबे चौड़े व्यापक रूप से मतलब बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है तो उसे कौन सा कृषि कहते हैं, है ना। गहन कृषि, रोपण कृषि और भी वगैरह वगैरह रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग किसको कहेंगे, रोपण कृषि कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए। अब रोपण कृषि का 2 एग्जाम्पल बोला था ना, तो एक तो एग्जाम्पल नहीं, विशेषताएं हैं, 2 विशेषताएं बोला था। रोपण कृषि का 2 विशेषताएं, तो एक विशेषता तो लिख देना है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, मतलब लंबे चौड़े एरिया में किया जाता है, पहला यही होगा। दूसरा में क्या होगा कि रोपण कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर, मजदूर की आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि जब लंबे चौड़े एरिया में लगाइएगा तो अपने घर वाले मिलकर तो कर नहीं पाइएगा, कर पाइएगा क्या, और थोड़ा मोड़ा पूंजी से तो होगा नहीं। इसलिए इसमें पूंजी भी अधिक चाहिए और श्रम भी अधिक चाहिए, मतलब मेहनत भी अधिक चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, रोपण कृषि की विशेषताएं पूछेगा तो 2 विशेषताएं पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। पहला क्या लिखिएगा कि सबसे पहले एक लंबे चौड़े एरिया में लगाया जाता है, दूसरा में अधिक पूंजी लगता है ना जी, अधिक मेहनत लगता है। कोई दिक्कत, चलिए इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण बताइए। दलहन और तिलहन फसलों का 4 उदाहरण बताइए। दलहन जिससे दाल बनता है, तिलहन जिससे तेल बनता है, सीधा सीधी बात है ना। तो दाल किससे किससे प्राप्त होता है उसका नाम लिख देंगे, और तिलहन मतलब तेल जिससे जिससे निकलता है उसका नाम लिख देंगे। सीधा सीधी बात है। यहाँ पे दलहन का नाम अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर सब लिख देंगे हम लोग, सब दाल का नाम है। बात सही कि नहीं है। तो दलहन उसी से प्राप्त होता है तो दलहन वाला नाम लिख देंगे। अब तिलहन तो मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन, ये सबसे क्या होता है, तेल निकलता है, तेल निकाला जाता है। हम लोग ना ऐसे मूंगफली आता है तो हम लोग ना क्या करते हैं, डायरेक्ट खा जाते हैं, अलग बात है, लेकिन उससे का मूंगफली का भी तेल निकाला जाता है ना जी। तो इस तरह के सबका क्या क्या आता है, तेल निकलता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिलहन और दलहन का नाम बताइए तो अपना दिमाग लगाएंगे और लिख देंगे। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। हाँ बोलिए, दिमाग में कुछ चल रहा है। कोढ़ी तेल कोढ़ी तेल यहाँ पे दिखना है हम लोग को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला था रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार कहलाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, रेशम को भी पाला जाता है। समझते हैं रेशम, नहीं समझते हैं,
चलिए हम समझाते हैं। हे रेशम बाबू बाहर आ जा। रेशम, सेरिकल्चर डायरेक्ट सर्च करते हैं ना। देखिए दिख रहा है ये क्या है? रेशम, रेशम का कीट है, कीड़ा, कीड़ा, ये सब क्या है? कीड़ा है। दिख रहा है ये सब क्या है? कीड़ा है। देखें आप लोग सब, हाँ देखते हैं ना, तो यही चीज है रेशम कीड़ा। कितना खतरनाक दिख रहा है, देखे ना कितना सारा है। खाना नहीं खा पाइएगा तो समझिए जो पालता हुआ इसका क्या स्थिति होगा। हाँ हाँ, इसका खेती किया जाता है जी। बताएंगे इसका भी खेती कैसे किया जाता है। इससे रेशम प्राप्त किया जाता है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। देखिए, हाँ जी देखिए, है ना, ये इसका कपड़ा महंगा भी मिलता है। जब कपड़ा मिलेगा तो बोलिएगा सर इतना खतरनाक मिलता है, इतना महंगा मिलता है। समझ रहे हैं, इसको पाल के रेशम तैयार किया जाता है ना। अब रेशम तैयार किया जाता है, इससे फिर क्या होता है? सूत बनाया जाता है, और फिर से जो है बढ़िया बढ़िया महंगा रेशमी कपड़ा, नाम सुने हैं ना। बहुत ज़्यादा उधर नहीं चल जाना, चलिए ठीक है। तो वहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कौन सा कृषि कहलाता है? आप समझिए, ये भी एक प्रकार के किसान का काम है, कृषि का काम है। रेशम को पालना, उसे रेशम निकालना, तो कोई कृषि कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो उसको कहा जाता है सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। सबका अलग नाम है, तो उसका नाम क्या है? सेरीकल्चर। कोई दिक्कत? अब रेशम को आप लोग गुस्सा को कहाँ देख रहे हैं? सब गुस्सा हो गए रेशम के ऊपर, कपड़ा देता है वो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कर्तन दहन कृषि, देखिए नाम ही है इसका कर्तन दहन। देखिए कर्तन दहन कृषि, दहन का मतलब होता है जला देना। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि को विदेशी देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? एक लाइन में आप लोग जानते हैं घुमंतु कृषि। घुमंतु जानते हैं? घुमंतु खेती नहीं जानते हैं? घुमंतु नहीं जानते कि घुमंतु लोग घूम घूम कर खेती करता था। हाँ चलिए हम बताते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी हम लोग क्या कहते हैं? अलग स्थानांतरीय कृषि। स्थानांतरीय कभी यहाँ पर है, यहाँ तक जब तक रहा यहाँ पे तब तक खेती किया, उसके बाद यहाँ से 2-4 साल रहा, जब तक यहाँ से उपजाऊ हुआ वैसे ही यहाँ पे छोड़ देगा, फिर चल जाएगा किसी और जगह पे और वहाँ पे जाकर खेती करेगा, फिर वहाँ से किसी तीसरा जगह, फिर वहाँ से किसी चौथा जगह, फिर 5वां जगह, इस तरह से क्या करते रहता है? खेती करते रहता है। घूम घूम कर खेती किया जाता है, जिसको हम लोग घुमंतु लोग भी कहते हैं, है ना। तो बताइए, तो इसका नाम क्या है? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ना जी। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। देखेंगे कहाँ नाम है, तो मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसका नाम जो है स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? वहाँ पे मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। किस जगह पे? कौन सा देश में? मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में, यहाँ पे इसका नाम है मिल्पा। अब जैसे वेनेजुएला दूसरा देश जाते हैं तो वहाँ पे इसका नाम हो जाता है कोनु, क्या लिखा है? कोनुको। वाह रे वाह। ब्राजील में इसका नाम है रोगा। इंडोनेशिया में इसका नाम है लदांग। एक और है वियतनाम में इसका नाम है रे। हाँ, और हम लोग झारखंड में क्या बोलते हैं? रे इधर आ, रे उधर जा, है ना। और यहाँ पे मध्य अफ्रीका में इसका नाम क्या है? मसोले। मसोले। तो बात यहाँ पर यह है कि दहन, कर्तन दहन कृषि। देखिए इस कृषि में क्या होता था जानते हैं? इस कृषि में क्या होता था कि लोग जंगल में रहते थे और वहाँ पे सबसे पहले जो क्या बोलते हैं पत्ता वगैरह, झाड़ी वगैरह जो रहता था उसको लोग जला देता था। उसको क्या करता था? जला देता था, और उसका राख को वहीं मिट्टी में मिला दिया जाता था, और मिलाने के बाद वही उपजाऊ हो जाता था और वहाँ पे खेती करता था। और जब तक वहाँ पे खेती होता था तब तक वहाँ पे वो लोग रहता था। जैसे ही वहाँ पे खेती नहीं होने लगा तो वहाँ पे जगह को छोड़ देता था, किसी और जगह चला जाता था, और वहाँ पे रहकर ये लोग इसी तरह से यही विधि को अपनाता था, है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया
कर्तन दहन कृषि या फिर स्थानांतरीय कृषि या फिर घुमंतु लोग, उसी में कहते हैं हम लोग। हाँ, और इसी का अलग अलग देश में अलग अलग तरह का नाम कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या है यह क्वेश्चन, बहुत ही आसान है हमको लगता है ना। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। देखिए जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। तो जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता है भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। जीविका निर्वाह कृषि मतलब वैसा कृषि, खेती तो करेंगे लेकिन बेचने के लिए नहीं, खुद प्रयोग करने के लिए, है ना जी। खुद देखते हैं बहुत सारे लोग खेती करते हैं, है ना जी, लेकिन क्या करते हैं? बेचने के लिए नहीं, जितना हमको जरूरत है बस उतना ही खेती कर रहे हैं, उतना ही करते हैं। हाँ, अगर प्याज का खेती करना है तो बस प्याज थोड़ा सा लगाया, जितना हमको जरूरत है, जितना अपना घर में जरूरत है उतना ही लगाता है। गेहूं का करना है तो जितना हमको साल भर में जरूरत है बस उतना ही लगाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं। तो वही चीज़ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि। सिर्फ अपने प्रयोग के लिए किया जाता है। जब अपने प्रयोग के लिए किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जो उपजाऊ हो उसी को, मतलब एकदम ओरिजिनल उसको उपजाऊ किया जाता है। और जहाँ पे बेचने के लिए खेती होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग कर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग कर दिया जाता है, ताकि उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ करेगा, सीधा बेच देगा उसको, अपना तो खाएगा नहीं, ये ना होता है। इसलिए जीविका निर्वाह कृषि में क्या क्या विशेषता? पहला विशेषता हम लोग ये लिखेंगे कि भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। परंपरागत रूप से मतलब जमाने के रूप से, कोई नया तरीका नहीं अपनाता है, ज़्यादा उर्वरक वगैरह डालने की कोशिश नहीं करता है, जैसा परंपरा से चलते आ रहा है वैसे ही खेती करता है। अगला है मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने के पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर। मतलब वहाँ पर जो है अलग से वो किसान जो रहता है अलग से दिमाग नहीं लगाता है, अलग से ज़्यादा फसल उगाने के लिए जो है अलग से अलग कोई काम नहीं करता है। जब घरेलू जो उपचार रहता है, घरेलू जो खाद रहता है, जैसे गोबर वगैरह का प्रयोग करता है ना, और बैल वगैरह का प्रयोग, चूँकि ज़्यादा उसको उपजाऊ करना नहीं है ना, तो जो परंपरागत तरीके से जो करता है, यही हम लोग क्या करेंगे, 2 चीज़ लिख देंगे कि परंपरागत तरीके से जो खेती करता है और अपने ही प्रयोग करने के लिए जो खेती करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीविका निर्वाह कृषि कहेंगे। कोई दिक्कत? उसी ने कहते हैं, उसी को कहते हैं। उसके बाद गहन कृषि के 2 गुण होती है, वो तो जीविका निर्वाह कृषि, अबर है गहन कृषि। अबर क्या है? गहन कृषि। चलिए देखते हैं गहन कृषि किसके कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गहन कृषि तथा जीविका निर्वाह कृषि में अंतर बताइए, तो भी आप लोग लिख सकते हैं। नहीं लिख दीजिएगा? हाँ, उसका 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट इसका था, दोनों को लिख देंगे, अंतर भी हो जाएगा। गहन कृषि के 2 गुण देखिए। गहन कृषि किसे कहते हैं? अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग करना। यहाँ पे क्या है, जमीन तो इतना ही है, जितना उसमें जमीन था उतना जमीन इसमें भी है। गहन, यहाँ पर क्या है, गहन कृषि। यहाँ पे गहन कृषि, उससे पहले क्या था, निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, है ना था। तो वहाँ पे सिर्फ अपने खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, खेती तो इतना ही है, जितना जमीन इसमें है जितना जमीन उसमें था, लेकिन यहाँ पे खेती बहुत अधिक मात्रा में करना है। यहाँ से उपजाऊ हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ करना है, उसी को तो गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, है ना, जो जो उपाय लगे उसको लगा देना है। जैसे उपाय क्या लगता है, रासायनिक उर्वरकों, मतलब दुकान से जाइए तो वहाँ से उर्वरक मिलता है जिसको हम लोग खाद बोलते हैं, है ना। लेकिन ओरिजिनल खाद अगर बोला जाए तो खाद किसको कहते हैं, जो गोबर रहता है, पत्ता को सड़ा वगैरह जो सड़ा कर हम लोग जो बनाते हैं उसको खाद कहते हैं, और दुकान से जो मिलता है उसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। बात सही कि नहीं है? तो उसको ध्यान देंगे। तो दुकान से हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक को लाते हैं, और उर्वरक लाकर अधिक से अधिक डाल देते हैं खेत में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो। सिंचाई एकदम समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं ताकि जल्दी हो जाए, वही किया जाता है। तो पहला उपयोग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। गहन कृषि में क्या है, इसका सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। लेकिन इससे पहले क्या था, जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि था, यह ना था जी। तो इसमें क्या था, हमको ज़्यादा उत्पादन करने से मतलब नहीं है, बस अपने हमको खाना और परंपरागत तरीके से खेती करना है ना। लेकिन इसमें क्या है, अधिक से अधिक हमको उत्पादन करना है। दूसरा नंबर क्या है, भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई कई फसलें उगाना। अब भूखंड मतलब खेत का आकार जब छोटा हो जाता है तो वहाँ पे कई कई प्रकार का फसल उगा देना, है ना। एक साथ जैसे एक साल में 2-3 खेती कर देना।
तुरंत धान लगा दिए, जैसे धान हुआ वह गेहूं लगा दिए, जैसे गेहूं हटा तुरंत फिर क्या बोलते हैं जो जायद फसल होता है जेठवा खेती उसको लगा दिए। मतलब एक साल में 2-3 प्रकार की खेती कर लेता है। मतलब उस जमीन से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, फसल को उपजाऊ करना चाहता है। कौन? गहन कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए है ना जी, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मतलब क्या था कि 1970 के आसपास, 1970 के आसपास, 1970 में ही है ना, ये श्वेत क्रांति भी कहा जाता है इसको, है ना। ऑपरेशन फ्लड को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। मतलब लोगों में दूध की मात्रा बहुत कम था, ठीक है, लोगों में नहीं जा रहा था, बच्चों भूखे रह जा रहा था, प्यासे, कुपोषण का शिकार हो रहा था। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया, लोगों को पढ़ाना, इसके बारे में, डेयरी के बारे में सिखाना शुरू कर दिया, है ना। और डेयरी के बारे में क्या करना शुरू किया, सिखाना शुरू कर दिया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जाने समझे और दूध का उत्पादन ज़्यादा कर सके, ताकि लोगों का भला हो सके। तो ये 1970 में किया गया था। तो वही क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हम लोग बोलेंगे श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, या फिर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या फिर डेयरी से संबंधित है। कोई दिक्कत? क्योंकि सब एक ही चीज है ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ऑर्गेनिक कृषि या फिर जैविक कृषि क्या है? ऑर्गेनिक कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग ना करके, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग ना करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान समझिए। ऑर्गेनिक कृषि किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कृषि किसे कहते हैं? तो हम लोग बोला जाता है कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है ना जी, इस सब का प्रयोग क्या करना है? नहीं करना है। इस सब का प्रयोग नहीं करके भी जो कृषि करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जैविक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। मतलब समझिए परंपरागत रूप से जो खेती किया जाता है उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कृषि। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? जूट या पटसन को। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट या पटसन को। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए बोला जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? हमारा भारत का अर्थव्यवस्था में, भारत का अर्थव्यवस्था में, है ना, कि भारत कितना अमीर होते जा रहा है। भारत का जो है क्या बोलते हैं, इनकम में जो है किसानों की क्या भूमिका है? भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की क्या भूमिका है? बात सही है ना जी। चलिए देखते हैं क्या भूमिका है। सबसे पहले 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। बोला जा रहा है कम से कम 2/3 जनसंख्या जो है, जितना जनसंख्या उसका 2/3 जनसंख्या किसमें संलग्न है? मतलब कृषि के कामों में लगा हुआ है, लगभग खेती कर रहे हैं। और समझिए जब खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना रोजगार में है। अगर खेती नहीं करते तो बेरोजगार रहते, तो समस्या और उत्पन्न बढ़ जाता है ना। तो एक महत्व तो ये है सबसे पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो पहला महत्व हो गया कि 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों में क्या लगे हुए हैं। पहला महत्व ये है। दूसरा महत्व, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसा क्रिया है? प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं पता है? प्राथमिक क्रिया उसे कहते हैं जब प्रकृति से डायरेक्ट जिस चीजों को हम लोग प्रोडक्शन उत्पादन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हाँ, जब हम लोग प्रकृति से डायरेक्ट जो प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम अभिक्रिया या फिर प्राथमिक क्रिया, है ना जी। और द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? जो उत्पादन हो गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन करते हैं, मतलब फिर से उसको क्या करते हैं? और ज्यादा कीमती बनाते हैं, वो हो जाता है द्वितीय क्रिया। वो क्या हो जाता है? द्वितीय क्रिया। जैसे एक एग्जांपल, हम लोग क्या खेती किए हैं? गन्ना के खेती किसका किए हैं? गन्ना का खेती किए हैं, ठीक है। और गन्ना को क्या किया? हम लोग फैक्ट्री में लेके गए हैं। कहाँ पे लेके गए हैं? फैक्ट्री में।
और फैक्ट्री में गन्ना को लेते गए और यहाँ पे गन्ना को चीनी बना दिए, गन्ना को क्या कर दिए, चीनी बना दिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन के उत्पादन किए, तो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया। और इसका जो फैक्ट्री में जाकर उसको बदल दिए चीनी में, जो फैक्ट्री में काम हो गया, तो वो क्या कहलाया, द्वितीय क्रिया कहलाया। कौन सा क्रिया कहलाया, द्वितीय। अब तृतीय क्रिया कैसे कहते हैं, तो इसको ले जाने में, ले आने में, व्यापार, जितना भी व्यापारी वर्ग के लोग हो गया है ना जी, जो सेवा लगभग जो जितना करा उसको हम लोग तृतीय क्रिया कह देंगे। क्या कह देंगे, तृतीय क्रिया कह देंगे। बात समझ आ गया। प्राथमिक क्रिया में जितना भी क्या बोलते हैं, किसान लोग हो गया है ना, जितना भी किसान लोग, जो पृथ्वी से हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति से डायरेक्ट क्या करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया। अब उसको जो फैक्ट्रियों में जाकर फिर से हम लोग बनाने का काम करते हैं, है, जिसका विनिर्माण करते हैं, वो जाता है दूसरा क्रिया। और दूसरे क्रिया में और पहला क्रिया में जो सेवा करने का काम कर रहा है, यहाँ से वस्तु वहाँ ले जाना, यहाँ की वस्तु वहाँ ले जाना, उसको बेचना, व्यापारी वर्ग के जितना भी लोग हो जाता है, और जितना भी लोग जो सेवा करने का काम कर रहे हैं, वो किस में चला जाएगा, तृतीय क्रिया में चला जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ। तो किसान का जो काम है, कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया। कृषि क्या हो जाएगा, एक प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे फैक्ट्री खुल गया है, बहुत सारा फैक्ट्री खुल गया है, तो उसको कच्चा मटेरियल कौन देगा, कच्चा माल कौन देगा, तो प्राथमिक क्रिया मतलब किसान लोग ही देगा। बात सही कि नहीं है। अगर जो कपड़ा का दुकान है, कपड़ा का फैक्ट्री है, उसको जूट चाहिए, पटसन चाहिए, कपास चाहिए, कहाँ से आएगा, किसान के थ्रू जाएगा, प्राथमिक क्रिया से जाएगा उसके पास, मतलब किसान लोग उसको देंगे, तभी वो संभव क्या बोलते हैं, वो उसका फैक्ट्री चलेगा, नहीं अच्छा उसका फैक्ट्री नहीं चलेगा। कोई दिक्कत। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं हैं, भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं, प्राचीन आर्थिक क्रियाएं मतलब कि पहले का जो भारत का जो है स्टार्टिंग का जो गतिविधि था, बस वही है, किसान से रिलेटेड ही है ना। ये अभी का कोई नया युग जमाना नहीं है कि खेती नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से खेती क्या है उसी पर निर्भर है। और अभी भी लोग जो है खेती पर बहुत सारे, लगभग 2/3 लोग अभी भी निर्भर है ना। और भारत का अर्थव्यवस्था को अभी भी मजबूत करके रखने का काम करता है कौन, हाँ। पिछले कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन, मतलब कुछ सालों, पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि भारत में जो है क्रांतिकारी आया, हरित क्रांतिकारी आया। कौन सा क्रांतिकारी आया, हरित क्रांतिकारी, मतलब उत्पादन करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहा है ना जी, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। वहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग, वहाँ पे मान लेते हैं कोई फसल उगा दिया है ना जी, अब यहाँ पे कोई कीड़ा लग गया है, तो उसके लिए अलग से कीटनाशक दवा आ गया, जैसे कीड़ा लग गया अलग से दवा आ गया, उसको मार दिया, कीड़ा गायब हो गया, फसल आपका फिर से बढ़िया होने शुरू हो जाएगा। होता ही नहीं होता है, पौधा आपको बढ़ नहीं रहा है, अलग से दवा आ गया, अलग से उर्वरक आ गया, उसको डाल दिए, बढ़ना शुरू हो जाता है। होता ही नहीं होता है, मतलब कि खेती में जो है पूरा तरह से क्या हो गया, क्रांति आ गया है, और अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या क्या महत्व है हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ। भारत में किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं उनको कौन कौन सा समस्या आता है, किस किस समस्या का सामना करने की जरूरत पड़ता है। चलिए देखिए क्या क्या समस्या आता है। सबसे पहले मानसून की अनिश्चितता करने का मतलब हो गया, सबसे पहले किसानों को ये प्रॉब्लम्स होता है कि समय पर वर्षा नहीं होता है। बात सही कि नहीं है। जब वर्षा का समय, जब किसान लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब वर्षा हो जाए, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगा, तो समय पर वर्षा नहीं होता है। सबसे पहले परेशानी तो यहाँ होता है। दूसरा, गरीबी और ऋण का दुष्चक्र, गरीबी और ऋण का दुष्चक्र। किसानों को साथ में क्या है कि किसान जो है बहुत गरीब है, और जो गरीब किसान है उसको बीज लगाने के लिए तक पैसा नहीं है, तो क्या करता है, कर्ज अगर लेता है, लोन भी लेता है, तो वहाँ पे अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला लोन भी नहीं देता है ना जी। अगर देता भी है तो बहुत सारा, उसको पता नहीं कौन कौन सा पेपर चाहिए, और पेपर नहीं मिलेगा तो उसको ऋण नहीं मिलेगा। अब उसके वजह से क्या करता है, किसी अगल बगल से ले लिया जाता है ना, और उसका जो इंटरेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा ब्याज रहता है। अब इस हिसाब से उसका स्थिति क्या होता है, खराब हो जाता है। ये परेशानी है भारत के किसानों का। इस पर लेकिन गवर्नमेंट को अगुवाई करना चाहिए क्या, क्योंकि जब किसान लोग जो है ना, खाना जितना भी क्या बोलते हैं इसको,
फसल है उपजाना बंद कर दिया जाए, या फिर सबको उतना ही खेती करेगा जितना उसको ज़रूरत है, तो बताइए बाकी जो नहीं करते हैं उसका क्या स्थिति होगा? परेशानी होगा कि नहीं होगा? बहुत परेशानी हो जाएगा। शहरों की ओर पलायन, बहुत सारे किसान लोग क्या कर रहे हैं अब इसी वजह से, गरीबी के कारण और धीरे धीरे परेशानी होने के कारण उन लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर चले जा रहे हैं और वहाँ पे मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, किसान के काम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर जा रहे हैं। ये सारा परेशानी है। और है सरकारी सुविधाओं तक पहुँच में कठिनाई, और सरकार के द्वारा जो सुविधा होता है वहाँ तक भी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। बात सही कि नहीं है? सरकार के द्वारा जो सुविधा, अरे सुविधा सरकार अगर देख ही भी रखा तो उसको पता चलेगा तब ना कि हमारे लिए ये फैसिलिटी है, और वहाँ पे जाकर हम कर सकते हैं। उसको पता ही नहीं है तो कहाँ से वो फायदा उठा पाएगा, लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाता है। बिचौलिए, बिचौलिए का मतलब होता है किसानों और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे लोग रहता है, जिसको ब्रोकर कहते हैं हम लोग, है ना जी। अब दोनों के बीच में वो फायदा उठा लेता है, क्योंकि उसको जानकारी, किसान है तो उसको जानकारी है नहीं, और गवर्नमेंट नियम बना दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फायदा किसानों को डायरेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसके बीच में बिचौलिए आ जा रहे हैं, ब्रोकर लोग आ रहे हैं ना, और सारा बेनिफिट कौन रख रहा है? हाँ, ब्रोकर लोग रख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय में भी क्या कहता है, अपना सामान को, अगर दूसरा देश में अगर डिमांड है कि हमारा भारत देश से चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, तो भारत भी उसको दे सकता है। तो भारत कब उसको देगा? तो वही रेट में दे सकता है जो अगला देश उसको देना चाहेगा। तो कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो यही सब हम लोग लिखेंगे कि किसानों को कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे किसानों को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले क्या हो गया कि समय पर वर्षा नहीं होता है। दूसरा हो गया किसानों को लोन नहीं मिलता है ना जी। तीसरा हो गया किसानों को अगर अगल बगल किन्हीं रिश्तेदारों से, है ना जी, अगर लोन लेना पड़ता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसको चुका नहीं पाता है, उसका स्थिति खराब हो जाता है ना। बहुत सारे किसान लोग अपना कृषि काम छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जा रहे हैं, है ना जी। बहुत सारे किसानों को जो है गवर्नमेंट का जो नियम है वो मालूम ही नहीं है, तो जिसका गवर्नमेंट का जो फ़ायदा होता है वो किसान लोग को भी डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। बात सही कि नहीं है? ये सारा समस्या है, बहुत सारा आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में कृषिगत सुधारों में कोई 5 उपाय बताइए। चलिए ठीक है, बहुत सारे परेशानी है, तो आप ही लोग बताइए कि भारत के किसानों को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा काम करना चाहिए जिससे किसान लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा खेती किया जा सके। बताइए कौन कौन से काम करना चाहिए। चलिए देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले अच्छी सिंचाई व्यवस्था। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सिंचाई की व्यवस्था कर देना चाहिए बढ़िया सा। अगर वहाँ पे वर्षा भी अगर नहीं होता है तो उसके जगह पर नहर बनवा दिया जाना चाहिए, है ना जी, ताकि वहाँ पे नहर के थ्रू भी वहाँ पे खेती किया जा सके। तो ये करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जो उर्वरक जो मार्केट से मिलता है उसके जगह पर ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जो पत्ता वगैरह रहता है जंगल में उसको सड़ा कर खाद बनाया जाना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना जी, ताकि जो फसल उगेगा जो होगा एकदम पूरा तरह से क्या हो जाएगा, जैविक रहेगा, मतलब कि बढ़िया फसल रहेगा, खाद वाला नहीं रहेगा। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, और अभी खेती करने के लिए आधुनिक यंत्र, जैसे क्या होता है पहले हल बैल गाड़ी, बात सही कि नहीं है, उसका प्रयोग करता है। उसके जगह पर ज़्यादा अगर खेती करना है तो उसके जगह पर ट्रैक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। नए नए जो उपकरण है, नए नए जो मशीन है उसको प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार को व्यवस्था करवाना चाहिए, किसानों के लिए करवाना चाहिए कि नहीं। हर गांव में एक एक दिलवाना चाहिए कि नहीं, एकदम फ्री का एक ट्रैक्टर, ठीक है, एकदम गवर्नमेंट के थ्रू में, ताकि सबके यहाँ पे खेती हो जाए। हाँ, बाकी लोग से अपने से तेल डलवा के काम कर लेगा, कम से कम ट्रैक्टर तो दिलवा देता, एक आदमी को कम से कम क्या बोलते हैं जॉब मिल जाता। बात सही कि नहीं है। हाँ, अब किसानों के 1000 रुपया कहीं 1500 रुपया में 1 घंटा में जोतने पर मिलता है, उनको मिलता है नहीं मिलता है, वो तो किसानों को कम से कम बचत होता। तो ये सब व्यवस्था होना चाहिए। किसानों की प्रत्यक्ष सहायता, किसानों को मदद भी करना चाहिए, तो भी डायरेक्ट बैंक खाते में सहायता, रकम की सीधा पहुंचना, मतलब सीधा किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा भेज देना। अगर बीज लेना है जी, कितना बीज लगता है, 10,000 रुपये लगता है, 15,000 रुपये तो सीधा भेज देना चाहिए था,
किसानों को, ताकि वो ऋण में ना फंसे, लोन में ना फंसे, बस है कि नहीं है, और उसका स्थिति और बेहतर हो जाए, ये काम करना चाहिए। हाँ, उसके बदले में अगर 20,000 रुपये 15,000 रुपये किसानों के अकाउंट में दे देता है, जरूरत पड़ने पर जब फसल अच्छा हो जाता है तो वहाँ से ले भी सकता है। अगर रिटर्न चाहिए गवर्नमेंट तो रिटर्न वहाँ से ले भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस है, लेकिन मदद तो हो जाता है, वहाँ पे बीच में इंटरेस्ट तो नहीं लगता लोगों को। तो इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। सरकारी सहायता, सस्ते ऋण, सरकार द्वारा सहायता होना चाहिए। अगर लोन भी देना चाहिए तो एकदम सस्ते ब्याज में देना चाहिए, है ना। बाजारों तक सुगमता, उसके साथ किसान जो है खेती भी कर ली, चलिए खेती भी कर लिए बढ़िया से, उपजाऊ फसल का अच्छा हुआ है, तो वहाँ पे बाजार तक जाना है कि सही पैसा में हम बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं, बता कि नहीं है। होता क्या, बीच में आता है ब्रोकर लोग, है ना, और आ जाता है आपसे जो है कम ही पैसा में आपसे फसल ले लेता है, और मार्केट में जाके क्या करता है, अच्छे दामों में बेच देता है, और बीच में जो बिचौलिए लोग वो लोग फायदा उठा लेता है, उठाता ही नहीं। वही चीज़ डायरेक्ट अगर किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, सिखाया जाए, है ना, बताया जाए, तो डायरेक्ट किसान को फायदा होगा वहाँ पे। लेकिन किसान लोग को ये सब इतना आइडिया है नहीं, बस सही ना। तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, उसमें से हम लोग लिखें। कोई दिक्कत, बाढ़, सूखे, चक्रवात, आग, कीट आदि से बचाव करने के लिए उपाय ढूंढना, है ना। देखिए, कृषि संबंधित शिक्षा, मौसम संबंधित जानकारी देना, समय समय पर किसानों को मौसम के संबंधित वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल लगाना है ना, कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल अच्छे प्रकार से हो सकता है, सारा जानकारी किसानों को देना। मिट्टी का जांच करवाना, हो सकता है नहीं हो सकता है, हम लोग दे सकते हैं। कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों पर स्थापना और उपयोग, किसानों के लिए अलग से व्यवस्था करना चाहिए, किसानों के लिए अलग से बड़ा बड़ा कॉलेज खोलना चाहिए नहीं, ताकि वहाँ पे किसानों से रिलेटेड सारा बातों को, सारा शिक्षा को बताना चाहिए कि किस प्रकार से खेती करने से कितना बेनिफिट हो सकता है, ज़्यादा उपजाऊ हो सकता है, कौन सा मिट्टी में किस प्रकार का फसल ज़्यादा हो सकता है ना, तभी ना पता चलेगा। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि गाँव में सब क्या करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन जैसा पूर्वजों थोड़ा से चला आ रहा है वैसे ही करते आ रहे हैं, खेती हो या नहीं हो उसी हिसाब से करते जा रहे हैं, वही नहीं करते जा रहे हैं। और कुछ छूट रहा है क्या इस पॉइंट में? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्रामीण बैंक, किसान कार्ड, हाँ किसान क्रेडिट कार्ड को व्यवस्था है ये बोला। न्यूनतम समर्थक मूल्य, ग्रामीण बैंक, ये सब का व्यवस्था किया हुआ है ना, लेकिन हाँ व्यवस्था सिर्फ करके रखा है, लोगों को सहायता नहीं मिल रहा है, बात सही कि नहीं है। सिर्फ व्यवस्था ना किया हुआ है, जब मिलेंगे, लेकिन जब वहाँ पे ढूंढेंगे जाके तो वहाँ पे मिलेगा कौन है तुम भगा दिया जाएगा ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और कुछ है क्या, इतना ही है। हरित क्रांति के 4 हानि बताइए। अब हरित क्रांति का कितना हानि बनाना है, 4 हानि बताना है। चलिए, ये हरित क्रांति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए। इससे पहले बताए हैं, क्या बताए हैं? हरित क्रांति का मतलब होता है जब फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जो काम करना है उसको किया जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अगर इस खेत से पहले अगर 5 केजी गेहूं का उत्पादन होता था तो हमको इस तरह से यहाँ पे उपयोग करेंगे खाद का, उर्वरक का, कीटनाशक दवा का, यहाँ से सीधा 12 केजी का प्रोडक्शन हो जाए, है ना जी, उसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो हो जाए, उसके साथ में जितना भी अगल बगल के लोग हैं, जितना भी किसान है, सभी को जागरूक करेंगे, आप भी खेती कीजिए, आप भी खेती कीजिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए जितना भी दिमाग लगाया जाए, लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, लोगों को पढ़ा दिया जाए, है ना जी, लोगों को सिखा दिया जाए, लोगों को कब कौन सा फसल लगाना है वो बता दिया जाए, लोगों के लिए नया नया कीटनाशक दवाइयाँ दिया जाए, लोगों को नया नया फसल दिया जाए, है ना जी। क्या हुआ, किनको ढूंढ रहे हैं? ठीक है जी, बात समझ आ रहा है ना। तो वही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जो काम किया जाता है उसी को कहते हैं हरित क्रांति। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब हो गया कि क्या करना है, खेती में ज़्यादा ध्यान देना है, लोगों को ज़्यादा प्रशिक्षित कर देना है, नया नया बीज दे देना है ना जी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके।
तो वही चीज़ है, अब इतना सारा हम लोग दिमाग लगा दिए हैं, इतना सारा लोगों को सिखा दिए हैं, है ना, तो इसका नुकसान भी तो होगा। एक फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा खेती हो रहा है, लेकिन उसका कुछ लॉस भी है। चलिए क्या लॉस है देखेंगे। अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण। अब हम लोग रसायन का उपयोग ज़्यादा कर देंगे ना, खाद वगैरह का उपयोग ज़्यादा कर देंगे ना, तो भूमि का उपजाऊ क्या लगता है बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे भूमि का जो क्वालिटी रहता है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होते जाएगा, है ना, उर्वरता उसका क्या होते जाएगा, कम होते जाता है। अचानक तो हम लोग दे दिए खाद, अचानक तो आपका फसल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर एक समय के बाद वो धीरे धीरे उसका उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगा, कम होने लगता है। और क्या होता है, सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा। और हम लोग सिंचाई अधिक कर देंगे, आप लोग बताए थे यहाँ पे कुआं है ना जी, जल स्तर नीचे रहता है। जल स्तर बताते कि नहीं, अगर यहाँ पे पानी हम लोग भर के रखे हैं तो पानी यूज करते जाएंगे तो इसका जल स्तर क्या होता जाता है, नीचे। अब यहाँ पे कुआं तो सूख जाएगा, जब तक पानी है तब तक रहेगा। अब जैसे ही ये नीचे जाएगा तो कुआं सूख जाएगा, फिर हम लोग चापा नल यहाँ तक गड्ढा कर देते हैं, करते ही नहीं करते हैं, जल स्तर यहाँ तक। अब फिर ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा हम लोग क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, तो जल स्तर फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, नीचे होता जाएगा। तो वही चीज़ है कि सिंचाई की अधिकता से, सिंचाई अगर अधिक करेंगे तो जल स्तर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बात सही कि नहीं है, ये नुकसान हो जाएगा। जैव विविधता समाप्त हो रही है। जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी में बहुत सारे जीव रह रहे हैं कि नहीं। अब बहुत सारे जीवों में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे में बहुत सारा रहता है, अलग अलग प्रकार के रहता है। तो लोग जो विभिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को कहते हैं जैव विविधता कहते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधा है तो बहुत तरह का, बहुत किस्म का पेड़ पौधा है। जीव जंतु है तो बहुत किस्म का जीव जंतु है, बहुत किस्म का है कि नहीं। जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा, हाथी, जानवर, चूहा, चींटी, बैल, बकरी, बहुत सारा हो गया। और हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा हम नाम लेते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधा है। सखुआ हो गया, क्या बोलते हैं इसको, गम्हार का हो गया, क्या बोलते हैं इसको, शीशम हो गया, तरह तरह हो गया, बहुत सारा हो जाता है, होता नहीं होता है। तो सभी जीव जंतुओं में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता। उसी को कहते हैं जैव विविधता। जैव का मतलब हो गया जितना भी सजीव हो गया, और विविधता का मतलब ये जो अलग अलग रहता है ना। तो जितना अलग अलग था उतना ठीक था, लेकिन अब हम लोग इतना तेजी से इसका क्या कर रहे हैं, जैव विविधता को समाप्त कर दे रहे हैं। जैव विविधता जो अंतर था उस समय, वो सब क्या होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। अभी तक डायनासोर तो खत्म हो गया, चल बहुत जमाना हो गया। अभी फिलहाल बाघ जो है संकट में आ गया है, चूंकि एक प्रकार की एक प्रजाति, एक विभिन्नता खत्म हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है जैव विविधता भी समाप्त हो रहा है। अगला, अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया है। अब अमीर किसान जो था और अमीर हो गया है, और जो गरीब किसान था पूरा गरीब ही हो गया है। ये सारा किसके कारण हो गया, हरित क्रांति की वजह से हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे बहुत सारा फायदा रहता है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है। हर क्षेत्र में, हर जगह पे देखिएगा, जहाँ से हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ पे कुछ ना कुछ घाटा जरूर है, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कोई दिक्कत। उसके बाद आप लोग को